नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी बॉयज़ पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो हमारा नए वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियोज़ लेके आया हूँ वो एनसीसी के 2018 के सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर, उसका मैं आपके पास पूरा सॉल्व करके, मतलब क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आंसर्स भी बताऊंगा, सॉल्व करके पूरा वो मैं क्वेश्चंस पेपर लाइक लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एनसीसी का जितने भी हम लोग पढ़ाई है ना वो टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। जैसे फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट हो गया, इसको एक अलग टॉपिक में कवर कर रखा है। मैप रीडिंग इसको अलग टॉपिक में, फिर राइफल ड्रिल वाला इसको अलग टॉपिक में, है ना। फिर आपका नॉर्मल ड्रिल जो फुट ड्रिल होता है उसका अलग टॉपिक में, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, हलक को क्या ना अलग अलग टॉपिक वाइज मैं कवर कर रहा हूँ, है ना। तो उन सारे वीडियोस का मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लो, क्योंकि एग्जाम्स में क्या ना सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा 2018 का सी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पेपर, है ना। चलिए सॉल्व करके मैं आपको खुद आंसर्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें पेपर 1 क्या है, ड्रिल का है, और ड्रिल, ठीक है, जिसमें रिटर्न 10 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है। ठीक है, पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग, रिटर्न 10 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 55 मार्क्स का। फिर पेपर 3 मिसलेनियस, रिटर्न 225 मार्क्स का, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। फिर पेपर 4 स्पेशल सब्जेक्ट, 105 नंबर का रिटर्न और 45 नंबर का क्या है, स्पेशल सब्जेक्ट। तो टोटल अगर 350 का हो गया रिटर्न और 150 का हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पेपर 1 कौन सा है, पेपर 1 है ड्रिल के बारे में। ठीक है, तो तेज चल में 1 मिनट में कितने कदम चले जाते हैं, तो 120 कदम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के सम्मान के लिए कितने कैडेट्स होते हैं, मतलब गार्ड ऑफ ऑनर में कितने होते हैं, 150। ठीक है, 150 कैडेट्स। आगे बोला है राष्ट्रपति को डैश और मुख्यमंत्री को डैश। देखिए राष्ट्रपति को कितने, अभी थोड़ा देर पहले किए थे 150, और जैसे प्रधानमंत्री के लिए 100 और उन लोगों को छोड़ के बाद बाकी के लिए सब कुछ 50। तो चीफ मिनिस्टर के लिए कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, आगे क्या है, मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान कौन से पैर पर दी जाती है, तो राइट पैर पर। आगे क्या हो गया, देखिए ड्रिल कौन से ईयर में शुरू हुई थी, तो 1666 ईस्वी में शुरू हुई थी, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओके, आगे है ड्रिल के फायदे क्या क्या हैं, ड्रिल के क्या क्या फायदे हैं। देखिए सबसे पहला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, है ना, और उसके बाद सेंस ऑफ डिसिप्लिन लाने के लिए, फिर कैडेट्स के बियरिंग स्मार्टनेस और टर्नआउट को इम्प्रूव करने के लिए, फिर ऑर्डर का ओबीडियंस बनाने के लिए, फिर कोऑर्डिनेशन के लिए और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए ड्रिल कराया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग का है ना। सबसे पहला .22 राइफल नॉट टू MK4 के तोप बेग, मतलब देखिए नॉट टू MK4, उसका मजल वेलोसिटी पूछा गया। तोप बेग मतलब मजल वेलोसिटी, तो कितना होता है, 1030 फीट पर सेकेंड, 1030 फीट पर सेकेंड। ठीक है, 5.56 mm इंसास राइफल का प्रभावी रेंज कितना है, तो 400 मीटर। 7.62 mm SLR की प्रभावी सीमा कितनी है, तो 275 मीटर, और अगर गज में पूछे तो 300 यार्ड। ठीक है, ओके। भरी मैगजीन के साथ 7.62 mm SLR का वजन कितना, तो 5.1 kg। नंबर नेक्स्ट, .22 राइफल नॉट टू की प्रभावी MK4 सीमा वजन कितना है। देखिए तो उसका जो इफेक्टिव रेंज, प्रभावी सीमा कितना है, प्रभावी सीमा कितना है, तो 25 गज। चाहे .22 राइफल नॉट टू का MK4, इसका 25 यार्ड। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स है। देखिए 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI मतलब मीन पॉइंट इम्पैक्ट पर वृद्धि या ड्रॉप 6 इंच है, ये तो गलत है भाई, फॉल्स है ना। नेक्स्ट है राइफल .22 MK4 की लंबाई 45 इंच है, बिल्कुल सही है। देखिए नोट MK4 का बोला है इसीलिए 45 इंच, और नहीं तो 43 इंच भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर स्पेशल लिखा हुआ है .22 मार्क 4, इसीलिए 45 इंच सही है। और अगर मार्क 4 नहीं होता तो 43 इंच होता है, ये बात ध्यान से रखना। ठीक है,
नेक्स्ट 5.56 इंसास राइफल की फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट, देखिए 60 राउंड पर मिनट है, तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर कितना है, 60 राउंड पर मिनट, बिल्कुल सही है ना। ओके, उसके बाद .22 राइफल MK4, ठीक है, मार्क 4, मैगजीन क्षमता 20 राउंड है, ये तो गलत है भाई, ये तो फॉल्स है ना। नेक्स्ट, द रैपिड फायर ऑफ 7.62 SLR इज 20 राउंड पर मिनट। SLR का 7.62 SLR का रैपिड फायर 20 राउंड पर मिनट नहीं होता है, बिल्कुल फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 3 मिसलेनियस में, इसमें भी सबसे पहला है ट्रू फॉल्स। मिसलेनियस में नेशनल इंटीग्रेशन है। गोदावरी नदी गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। नंबर नेक्स्ट, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या है, गुरु नानक सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, नहीं ये तो फॉल्स है। गुरु गोविंद सिंह थे ना अंतिम गुरु, ये तो गुरु नानक से तो सबसे पहले थे, ठीक है। नेक्स्ट, कोलार स्वर्ग क्षेत्र मध्य प्रदेश, कोलार स्वर्ग क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट, चिनार पक्षी का नाम है, देखिए चिनार एक्चुअली ना एक पेड़ भी होता है, ये ध्यान से रखना, एक पेड़ का भी नाम होता है, चिनार एक पेड़ भी होता है ना। तो इस हिसाब से कभी कभी पक्षी का भी नाम भी बोला जाता है और एक चिनार एक्चुअली एक पेड़ भी होता है, तो दोनों चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नंबर नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी। बुद्धों की पूजा स्थल को क्या कहते हैं, कोरा, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। फिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। फिर भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता की सामान्य और प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है, तो नेशनल इंटीग्रेशन का चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहला तो भाषा, लैंग्वेज, अलग अलग जगह में क्या है, लैंग्वेज चेंज होते रहता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर कास्टिज्म, जातिवाद, जाति भी हम लोग का बहुत अलग अलग है। इलिटरेसी, हम लोग के पास शिक्षा की कमी है। फिर कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकता। फिर रीजनलिज्म मतलब धर्मवाद, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी चुनौती है ना। फिर एक्सट्रीमिज्म मतलब अतिवाद, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है जनसंख्या है, इसीलिए ये भी एक फिर सोशल डिस्पैरिटी मतलब सामाजिक असमानता, लोग अभी भी जो है ना छुआछूत की भावना जैसे ये चले आ रहा है, तो असमानता जो है ये अभी भी चल रहा है। देखिए ना है लेकिन फिर भी कुछ जगहों में है ना। संविधान मना करता है लेकिन फिर भी कुछ जगहों में है, तो उसके कारण क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन सही से हो नहीं पा रहा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय एकता हासिल करने के उपाय क्या क्या है, मतलब नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए डिफेंस फोर्स को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स में क्या होता है, कोई धर्म वगैरह नहीं होता, कोई जाति वगैरह नहीं होता है ना, उसमें सब हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं, तो डिफेंस फोर्सों को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। नेशनल लेवल के गेम्स करा सकते हैं, उसमें नेशनल लेवल के गेम में क्या होता है ना, सब जब एक साथ मिलते हैं तो सब एक दूसरे के भाषा वगैरह है, फिर वहाँ के उन लोगों की कल्चर वगैरह को जानते हैं, तो भाईचारे की भावना अपने आप आ जाती है। फिर एनसीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर हमारे एनसीसी में क्या है ना, इसमें भी बहुत अलग अलग स्टेट के लोग जब एक साथ मिलते हैं तो भाईचारे की भावना आ ही जाती है, तो इससे क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। फिर मेकिंग अंडरस्टैंड टू पीपल, लोगों को समझाना पड़ेगा हम लोग को, और लोगों में क्या है, इंसानियत की भावना को जागृत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो वीडियो को स्किप करना जरूरी नहीं है, और स्किप करने से कोई फायदा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक है। राष्ट्रीय एकता के मूल्य सिद्धांत क्या है, नेशनल यूनिटी के मूल्य सिद्धांत क्या क्या है, तो मेंटेनेंस ऑफ पीस, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। फिर राष्ट्र की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेशनल यूनिटी बहुत ज़रूरी है। फिर कानून व्यवस्था, नियम और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी नेशनल यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता जरूरी है। देखिए कल्चरल एंड रिलीजन डेवलपमेंट, सभी के कल्चर और धर्मों की डेवलपमेंट के लिए नेशनल राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, देखिए इकोनॉमिक के लिए भी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भी हमें क्या, नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में 4 संघ राज्यों के नाम लिखिए। संघ राज्यों मतलब यूनियन टेरिटरीज, अभी तो 4 छोड़िए, अभी तो फिलहाल तो 9 हो गया है। 9 में कौन कौन आते हैं, देखिए नई दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, सिलवासा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपको कोई भी 4 का लिखना है ना, तो आपको कोई भी 4 का लिखना है, आप लिख दीजिए, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है प्रभावी संचार के सिद्धांत, क्या क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिद्धांत क्या क्या है। सबसे पहला तो पेशेंस होना जरूरी है ना, धैर्य होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, आई कांटेक्ट होना चाहिए, फिर ठीक है आपका वे ऑफ टॉकिंग वो भी बहुत मायने रखता है, फिर ट्रूथनेस आप कितनी सच्चाई बता रहे हो वो भी मायने रखता है, सिंपैथी फॉर अदर्स वर्ड दूसरों को सुनने दूसरों के शब्दों को सुनने की भी सिंपैथी आप में होनी चाहिए, आपके पास लॉयल्टी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संचार क्या है, संचार के सिद्धांत समझाइए। देखिए संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है ना, एक टू वे प्रोसेस है, मतलब दो साइड से होने वाला प्रोसेस है, जिसमें एक मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है, जिसमें एक मैसेज को संदेश को ट्रांसमिट किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, और वो मैसेज पूरी तरीके से समझा जाता है किसके द्वारा, एक इंसान के द्वारा जो रिसीविंग एंड में है, मतलब जो सुन रहा है उस इंसान के द्वारा उस मैसेज को पूरी तरीके से समझना, है ना, वही है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रोसेस है ना, तो उस पे हम लोग बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि हम जो भी बोल करके, जैसे हम और आप अभी क्या हो रहा है आप तो देख भी रहे हैं लेकिन मैं आपको बता भी तो रहा हूँ बोल बोल के, तो वो क्या हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, जो जो बोल बोल के कम्युनिकेशन किया जाता है उसको वर्बल कम्युनिकेशन, ऑरल लिख दिया हूं मैं, है ना। नंबर 2 क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मतलब बोलेंगे नहीं, खाली जैसे कभी कभी मूवमेंट कर दिए, कोई हरकत करके, या फिर किसी फेस या आंख का एक्सप्रेशंस करके, कोई बच्चा गुस्सा हो गया तो आप गुस्सा करके कैसे आंख को बड़े बड़े करके डराते हो, तो वो क्या है, वो भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है, इशारा के द्वारा, है ना, या कोई मूवमेंट करके। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में तो आपको जैसे लेटर वगैरह लिख के पोस्ट ऑफिस में जैसे वो करते हैं, तो वो हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर टेलीफोन। टेलीफोन का भी यूज करते हैं जब बहुत दूर वाले डिस्टेंस जगहों के लिए कम्युनिकेशन करना होगा तो टेलीफोन का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या, मीटिंग वगैरह जो होता है ना, पर्सनल मीटिंग, उस मीटिंग का आयोजन करके भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नागरिक के 5 कर्तव्यों को लिखे, ड्यूटीज क्या क्या होती है। देखिए सबसे पहला तो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, संविधान को रिस्पेक्ट करना चाहिए और इसके आइडियाज और इंस्टीट्यूशन का भी सम्मान करना चाहिए, है ना, इसके विचारों और इंस्टीट्यूशंस मतलब जो धारा वगैरह जो होता है ना उनको भी सम्मान करने की जरूरत है। ठीक है, और देश की जो एकता है उसको सुरक्षा देने की जरूरत है, मतलब बनाए रखने की जरूरत है, वो आपका ड्यूटी है। ठीक है, और आपस में भाईचारे की भावना रखना वो भी आपका कर्तव्य है। ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको भी संभालना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, हमेशा देश की सेवा के लिए तैयार रहना ये भी आपका कर्तव्य है ना। और नेशनल फ्लैग मतलब राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ये आपका कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस तरह से नागरिकता हासिल की जा सकती है, 4 तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो नागरिकता हासिल करने के लिए सबसे पहला तो बाय बर्थ, या तो आप अगर जन्म से होते हैं, जैसे आप इंडिया में जन्म लिए तो आपका नागरिकता आपको यहाँ का मिल सकता है। ठीक है, फिर क्या है, बाय डिसेंट, मतलब आप जन्म तो इंडिया में लिए हैं लेकिन रहते किसी फॉरेन कंट्री में है तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर रजिस्ट्रेशन, जैसे जब आप 5 सालों से हिंदुस्तान में रहते आ रहे हैं, इंडिया में रहते आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन से आपको क्या है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर नेशनलाइजेशन, मतलब देखिए सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप होता है ना वो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म वगैरह फिल करके, उस फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ कंडीशंस वगैरह होते हैं, उसको फिल करके भी आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट इन सर्विस ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट के अगर सर्विस में अपॉइंट है आप तो भी आपको इंडिया की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, फिर अब अगर आप भारत में ज़मीन खरीदते हैं तो भी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर मैरिज विथ इंडियन, अगर आप किसी हिंदुस्तानी लड़की के साथ शादी करते हैं या लड़का के साथ शादी करते हैं तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए लीडरशिप के क्या क्या गुण है उसको लिखना है। देखिए लॉयल्टी, इंथोजियम, अलर्टनेस, डिसिप्लिन, एनर्जेटिक, राइट जजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, एजुकेटेड, पेशेंस और पंचुअल। ठीक है, नेक्स्ट लोकतंत्र नेतृत्व बताएं। देखिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है। देखिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक ऐसा लीडरशिप होता है ना जिसमें
आप अपना जो पॉलिसीज होते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, उन पॉलिसी को ग्रुप में शेयर करेंगे। मतलब ग्रुप में शेयर करेंगे मतलब उस पॉलिसी को लागू करने के लिए आपको क्या है, ग्रुप डिस्कशन करना जरूरी होता है, मतलब सबकी सहमति लेना जरूरी होता है। तो इस तरह की जो लीडरशिप होती है उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप, है ना, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। ट्रू और फॉल्स। नैतिकता का मतलब नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही है ना। नंबर नेक्स्ट, भारत में जन्मी डैश व्यक्ति भारतीय नागरिक है। सॉरी, भारत में जन्मी व्यक्ति, भारत में जन्मी व्यक्ति भारतीय नागरिक है। देखिए, नागरिकता मिल सकता है, अगर आपको वो अप्लाई वगैरह करेंगे तो मिल सकता है, लेकिन आपको जन्म से ही आप भारतीय नागरिक हैं इसका कोई वो नहीं, आपको मिलेगा, है ना। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। एनसीसी कैडेट जब वर्दी में जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तब उन्हें खड़े होकर सलामी देनी होती है। देखिए, अगर आप सलामी देने के जगह पर हो तो आप सलामी बिल्कुल दे सकते हो, और अगर सलामी देने के जगह पर नहीं हो तो इनफैक्ट खड़े हो सकते हो। ठीक है, स्टैंड हो सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। नंबर नेक्स्ट, वांछित संगठनात्मक लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैनेजमेंट के तरीकों का निर्धारण करना है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, फियर इज नॉट डिस्टिंक्टिव टू कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट है, संचार गैप के कारण क्या है। व्हाट आर द काउजेज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप के क्या क्या कारण है। देखिए, जब आप कम्युनिकेशन गैप कब होता है, जब आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे, या फिर जब आपको डर होगा, है ना, या फिर आपको आप में जब इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, या फिर आप में आई कांटेक्ट कमी होगा, या फिर आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो पिच है वो लो होगा, है ना, या फिर कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण भी कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास क्या है। मनुष्यों द्वारा बनाई विपत्तियां क्या बनाई हैं किसी भी 5 के नाम। देखिए, व्हाट आर द मैन मेड डिजास्टर, है ना, मैन मेड डिजास्टर क्या है, किसी 5 का आपके बारे में बताना। तो मैन मेड डिजास्टर की क्या होता है, जो देखिए, द डिजास्टर विच टेक्स प्लेस, ऐसा डिजास्टर जो घटित होता है किसके द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण घटित होता है ना, और वो क्या होता है, बहुत सारा मिसरी और टू द पीपल ऑफ अ रीजन, जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के इंसानों को बहुत भारी क्या मतलब नुकसान पहुंचाता है ना, तो उसी को बोलेंगे मैन मेड डिजास्टर। तो मानव द्वारा निर्मित आपदाओं को ही मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या हो गए, एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, टेररिस्ट अटैक एक्टिविटीज हो गया, या फिर वॉरफेयर हो गया, युद्ध वगैरह जो होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल मिसहेप्स हो गया, है ना, गैस लीकेज वगैरह होता है ना, तो वही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स, है ना। तो नेचुरल क्लाइमेट्स के क्या क्या इफेक्ट होता है। देखिए, नेचुरल क्लाइमेट्स जब प्राकृतिक आपदा वगैरह जो आता है, या फिर क्लाइमेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो क्या क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोग और जानवर क्या करते हैं, अपने लाइफ को, जीवन को खो देते हैं। ठीक है, वो जो जिस जगह में ये नेचुरल क्लाइमेट्स आते हैं उस वो जगह क्या होता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत इफेक्टिव हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होने लगती है, फिर क्लाइमेट प्रॉब्लम, वातावरण की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, फिर जो प्योर वाटर है उसकी कमी होने लगती है। ठीक है, और ह्यूमन जो रिसोर्सेस है, जो मानव संसाधन है, वो सारा भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन में किसी भी 5 सेवाओं को लिखे। तो आपदा प्रबंधन में क्या है, टेलीफोन सर्विस, है ना, या फिर टेलीग्राफ। ठीक है, फिर प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मेडिसिन सर्विस, फिर रिलीफ कैंप, फिर एसेंशियल सप्लाईज, और मोटिवेटिंग पीपल, लोगों को मोटिवेट करते रहने भी एक क्या है, सर्विस होगा, ताकि लोग अपना धैर्य ना खोए और प्रयत्न करते रहें उससे बचने के लिए। ठीक है, ओके, फुल फॉर्म से लिखना है NEC,
नेशनल एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी, NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी, आप मेरे साथ बोलिएगा NEC नेशनल एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी। चलिए वेरी गुड। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर से बोलिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वेरी गुड। NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, फिर से बोलिए नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ओके, लास्ट क्या है? NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर से बोलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिक मार्क है ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल अवेयरनेस का है। क्या बोला इसमें से? समाज सेवा क्या है? तो समाज सेवा ब्लड डोनेशन है। ठीक है, रक्तदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 साल। फिर कन्या विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 साल। फिर मताधिकार करने हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 साल। ये देखिए 3 लक्की 18, 3 to 18 कंटिन्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? HIV का विस्तृत रूप क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, HIV का। फिर नरेगा को मनरेगा के रूप में नाम दिया गया कब? 2010 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NCC कैडेट द्वारा किए गए सोशल सर्विस गतिविधियां क्या क्या है? तो सोशल सर्विस गतिविधियां क्या क्या है? ब्लड डोनेशन हो सकता है, एडल्ट लिटरेसी मतलब प्रौढ़ शिक्षा जो होती है। ठीक है, एंटी डॉरी ड्राइव्स मतलब दहेज के खिलाफ जो ड्राइव जो होते हैं, है ना, जो मुहिम वगैरह जो चलाया जाता है उसको बोल सकते हैं। फिर एंटी ड्रग्स ड्राइव, फिर ट्री प्लांटेशन, आई डोनेशन, फिर हेल्प इन नेशनल क्लाइमेट्स। ठीक है, सच एज फ्लड, बाढ़ वगैरह या फिर भूकंप वगैरह आने से लोगों की मदद करना। फिर एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? देखिए, निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए मेरे साथ साथ बोलते रहिए। ठीक, फिर PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर से बोलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है IAY इंदिरा आवास योजना, बोलिए फिर से इंदिरा आवास योजना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस बच गए हैं, ध्यान से देखते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NGO के प्रकार, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा। तो NGO के प्रकार क्या क्या है? देखिए, INGO तो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन INGO। फिर BINGO तो बिजनेस ओरिएंटेड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर RINGO रिलीजियस इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर ENGO एनवायरमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कितने टाइप के हो गए? 4, INGO, BINGO, RINGO और ENGO। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, हेल्थ एंड हाइजीन से सबसे पहला क्या है? ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। रेबीज किसके काटने से होती है? तो कुत्ते के काटने से होती है। देखिए, DTL का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। फिर RMO क्या होता है? रूरल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, रूरल नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति का दिल प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार धड़कता है, 70 to 72 टाइम्स। ठीक है, एड्स के लिए रक्त जांच, देखिए एड्स, जब एड्स होता है तो रक्त ब्लड टेस्ट कौन सा है? इलिशा, ELISA, इलिशा होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा आप क्या दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसको क्या करना है? जमीन पर लेटा देना है, वो भी आरामदायक स्थिति में। ठीक है, उनको फिर क्या करना है? उनको फिर क्या है? नर्वस होने से बचाना है ना, उनको फिर नर्वस होने से बचाना है, मृत्यु के डर से उन्हें बचाना है। ठीक है, फिर देखिए, सबसे पहले एक रुमाल के माध्यम से या फिर बैंडेज के माध्यम से या फिर शूलेस के माध्यम से जिस जगह पे काटा है उसके ठीक ऊपर में क्या करना है? हमको वहां बांध देना है।
ठीक है। या तो आप रुमाल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सू का लेस का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जूते की डोरी से जहाँ सांप काटा उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, बांध देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद घाव को क्या करेंगे, धोएंगे, थोड़ा सा वॉश करना है। ठीक है, विथ सोप, मतलब आपके पास अगर साबुन है तो उससे साबुन से धोएंगे। और अगर पॉसिबल है तो उसका जो टाइमिंग है, मतलब किस समय सांप काटा उस टाइमिंग को मेंटेन कीजिए, और उस सांप के बारे में भी पता कीजिए कि कौन सा सांप काटा है। इससे क्या होता है ना कि डॉक्टर को दवा देने में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है। तो आगे आगे हम और क्या कर सकते हैं, देखिए जितना जल्दी हो सके उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल की ओर लेके जाएंगे, नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे। और अगर उसका सांस रुकने लगे तो हम उसको क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एड्स का पूरा रूप लिखे, इस रोग के संपर्क करने के कारण क्या क्या है। देखिए, तो एड्स का पूरा नाम लिखना है और उसके फैलने का कारण क्या क्या है, बस ये सारे बातों को बताना है। तो एड्स का कारण, एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका रीजन क्या क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है ना, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर शेयरिंग ऑफ निडल्स एंड श्रिंक्स, फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। देखिए माँ से भी बच्चे को, अगर माँ को एड्स हुआ है तो बच्चे जो नया जन्म लेने वाला बच्चा है उसको भी एड्स होगा। ठीक है। फिर सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम मैनी पर्सन, जब आप बहुत सारे इंसानों से संबंध बनाते हैं तो फिर भी एड्स का खतरा बढ़ जाता है। नंबर नेक्स्ट, मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए आप क्या क्या निवारक कर सकते हैं। तो मलेरिया को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अपने आसपास को साफ रख सकते हैं। ठीक है। फिर पानी को जमा नहीं होने देंगे हम, है ना, बहुत लंबे समय तक पानी को हम जमा नहीं होने देंगे। फिर जब सोएंगे हमेशा मॉस्किटो नेट का, मच्छरदानी का उपयोग करेंगे। ठीक है। फिर एंटी मलेरियल पिल्स, मतलब दवाई खाएंगे। ठीक है। फिर फिनाइल, बाथरूम वगैरह को साफ करने के लिए हम क्या करें, फिनाइल वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर कभी भी आपको मलेरिया का कोई सिम्टम्स दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ठीक है। मलेरिया के लिए ब्लड टेस्ट कराते रहना ज़रूरी है। फिर अपने बॉडी को क्या करेंगे, पूरा ढक के रखेंगे ताकि मच्छर कभी काट नहीं सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानी को शुद्धिकरण करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, पानी को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। तो पानी को गर्म करके, बॉइलिंग करके, फिर ठीक है, फिर डिस्टिल वाटर का यूज़ कर सकते हैं हम, है ना, या फिर क्लेरिफिकेशन, उसको साफ करके हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, देखिए क्लोरीन गैस या फिर ब्लीचिंग पाउडर को हम उसमें डाल के पानी को साफ कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, पिंकिंग, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करके भी हम पानी को साफ कर सकते हैं। और एडिंग एलम, मतलब एलम मतलब क्या होता है, फिटकिरी जो होता है ना, उस फिटकिरी को भी डाल के हम पानी को साफ कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे इजी बॉइलिंग तरीका है, बॉइलिंग करना सबसे इजी तरीका है। आजकल तो कई तरीके के मिनरल वाटर्स भी आते हैं। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनसीसी में किए गए 4 साहसिक गतिविधियों की सूची क्या है। तो साहसिक गतिविधियां क्या क्या होते हैं, देखिए माउंटेनियरिंग, ठीक है, फिर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस, फिर ट्रैकिंग, फिर साइकिल और मोटरसाइकिल एक्सपीडिशंस। ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, साहसिक गतिविधियों की योजना बनाने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सब जब जब आप कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी क्या है, वो सारी चीज़ की, जिस जगह पे आप जा रहे हो वहाँ का इन्फॉर्मेशन पूरा आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको पूरा जो सच्चाई है वो सबको लोगों को बताना ज़रूरी है ना। ठीक है। फिर फाइनेंशियल कंडीशंस, कंटेंट्स भी जो है आपके पास पूरा होना चाहिए। फिर लॉजिस्टिक प्लान से आपके पास पूरा प्लान्स होना चाहिए। ठीक है। फिर सिलेक्शंस ऑफ रॉट एंड हर्ट्स, फिर नंबर ऑफ कैडेट्स आपको ध्यान में बहुत ज़रूरी है रखना। फिर सिलेक्शन ऑफ कैडेट्स की सिलेक्शन करना भी ज़रूरी है ताकि जो इस कैंप वगैरह को करने के लिए पॉसिबल ना है उनको ना भेजा जाए, अनफिट लोगों को ना भेजा जाए। फिर फिजिकली स्टैंडर्ड्स ऑफ कैडेट्स, कैडेट्स के फिजिकल स्टैंडर्ड को भी जानना ज़रूरी है ना। फिर लेसन्स विथ सिविलियन एंड मिलिट्री अथॉरिटीज़, तो वहाँ के सिविलियन से भी पहले बात करनी ज़रूरी है और जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं उससे भी बात करनी ज़रूरी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनसीसी में साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य क्या क्या है। तो
जो एडवेंचर एक्टिविटी होता है उसका एम क्या क्या होता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहला तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, टीम वर्क के लिए, है ना, और प्रकृति प्रेम के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चार व्हाट आर द फोर स्लिदरिंग इक्विपमेंट्स, स्लिदरिंग के चार इक्विपमेंट्स क्या क्या है। देखिए तो मिटन्स है, प्लम्स है, फिर इनर लेयर है, फिर कॉलर है, फिर स्वैन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाले दो प्रकार के रस्सियों के नाम लिखिए। तो डायनामिक रॉक और स्टैटिक रॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखिए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके कारण क्या है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए इस जो CFC निकल रहा है, जो CO2 निकल रहा है, ये सब क्या कर रहा है, पूरा इन्वायरमेंट को ख़राब कर दिया है। जो सूर्य के ऊपर का सनलाइट धरती पर तो आ रहा है, देखिए धरती पर तो आ रहा है, लेकिन जब वापस जा रहा है तो ये जो CO2 और CFC वगैरह जैसे जहरीली गैस है, ये इस एनर्जी को बाहर जाने नहीं दे रहे, जिसके कारण पृथ्वी का धरातल क्या हो रहा है, बहुत हीट होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके कारण क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ओजोन लेयर क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ पौधों और पशुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है। देखिए डिसअपियर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, उसका रीजन क्या क्या है। देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल उनके जो रहने का जो स्थान है उसको हम बर्बाद कर दे रहे हैं। क्यों, जंगलों को काट उठ के हम उनके रहने के जगह को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अतिचारण कर दे रहे हैं, पशुओं को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चरा दे रहे हैं, जिसके कारण जंगल नष्ट हो जा रहा है ना। आगे क्या है, देखिए हम मीट के लिए या फिर जंतुओं के चमड़े के लिए या फर के लिए, है ना, तो या सिंग के लिए जंतुओं को मार रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। फिर एक्सपोर्ट एंड स्मगलिंग ऑफ सम स्पीसीज, और कभी कभी कुछ स्पीसीज का स्मगलिंग भी होता है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, लुप्त होते जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए पर्यावरण में गिरावट के प्रभाव क्या क्या है। देखिए तो सबसे पहला तो पोल्यूशन बढ़ गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, फिर इकोसिस्टम खराब हो गया है, फूड चेन डिस्टर्ब हो गया है, फिर प्योर एनवायरनमेंट हमको क्या है, अच्छा एनवायरनमेंट हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए तो सही गलत है। तो बांदलीपुर जंगली जीवन अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाभोल विद्युत परियोजना असम राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ओजोन क्षेत्र के कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। बिल्कुल सही, ओजोन ओजोन लेयर क्या है, छेद होते जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, फिर आलमाटी बांध यूपी में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किरण बेदी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है। ये फॉल्स है, किरण बेदी थोड़ी वो एनवायरमेंट से कुछ उनका रिलेशन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एनसीसी की भूमिका क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देखिए जो गंदी चीज़ें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या करना है, अच्छे से मिट्टी के अंदर दबाना है। फिर ट्री प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस मतलब करने की ज़रूरत है, मतलब लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर लोगों को क्या है, समझाने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में बताने की ज़रूरत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनसीसी कैडेट्स के लिए बाधा पाठ्यक्रम प्रदान करने के क्या लाभ है। तो उनमें क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उनको फिजिकली फिट बनाया जाता है, मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है, चैलेंज फेसिंग बनाया जाता है, और कोऑर्डिनेशन उनमें आ जाता है। अब है पार्ट 4 क्या है, स्पेशल सब्जेक्ट। सबसे पहला, युद्ध के दरम्यान में सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। ठीक है, शांति के समय में उच्चतम बलिदान पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र। ठीक है, भारतीय सेना को कितने कमांड्स में बांटा गया है, 7 कमांड्स में। ठीक है, देखिए ASC, ठीक है, AMC, EME, AEC, ये लोग क्या है, सर्विस ब्रांच ऑफ आर्मी के सर्विस ब्रांच है। ठीक है, फिर है थल सेना के क्षेत्र में एरिया एंड सब एरिया हेडक्वार्टर्स आर डैश फॉर्मेशंस ऑफ आर्मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेना के रैंक के बारे में बताता है। देखिए सबसे सबसे बड़े जो होते हैं
देख पहले छोटा सा हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे छोटे जो होते हैं एनसीओज, एनसीओज में सबसे पहला नॉर्मल जवान होता है, फिर जवान से क्या होता है, एक फित्ती लांस नायक, फिर दो फित्ती नायक, फिर तीन फित्ती हवलदार। तो देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, सबसे छोटा इधर है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, नॉन कमीशन ऑफिसर, ठीक है, एनसीओ। फिर उसके बाद जेसीओ आते हैं, जेसीओ में हवलदार के बाद कौन है, नायक सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर, इन तीनों को बोलते हैं जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद है सीओ, कमीशन ऑफिसर। देखिए सूबेदार मेजर के बाद होते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, ये सारे को बोलते हैं सीओ, कमीशन ऑफिसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा मैप रीडिंग का। नक्शे पर असर डैश के माध्यम से मापा जाता है। मैप सर्विस प्रोटेक्टर के आधार पर डिग्री बियरिंग, बियरिंग जो है डिग्री किससे, सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से मापा जाता है, ठीक है। आगे आर एफ ऑफ द मीटर मैप यूज्ड इन इज, आर एफ कितना होता है, 5500 फीट, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, जो मैप में जो पिंक और रेड लाइंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। आगे रात में कंपास के बिना सही उत्तर कैसे पता चल सकता है, ध्रुव तारा के थ्रू हमें उत्तर का पता चल सकता है। मानचित्र पर खेती योग्य भूमि इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कुछ ऐसे 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 कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको सबसे पहले तो खेती योग्य भूमि इसको घेर दिए, अब उसके बाद क्या करना है, एक एक करके ये कवर करते जाओ, ये देख लो। अब फिर इस साइड से भी कवर करते जाओ, तो ये हो गया खेती योग्य भूमि, है ना। यहाँ खेती करने के लिए दिखा दो, तो ये हो गया खेती योग्य भूमि, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यदि इफ बियरिंग इज 30 डिग्री, अगर बियरिंग 30 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा। देखिए बियरिंग 30 है मतलब 180, इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, एक पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है, नोल कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइट्स ऑन द मैप इज शोन थ्रू ब्राउन लाइन्स, ये जो ब्राउन लाइन्स में जो समुद्र में जो ऊंचाई होती है उनको ब्राउन लाइन्स दिखाई जाता है, जिनको क्या बोलता है, कंटूर लाइन्स, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किसका यूज करते हैं, सर्विस प्रोटेक्टर, ठीक है। द हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिल, हिल के सबसे ऊंचे पार्ट को क्या कहा जाता है, पार्ट को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे डिफरेंस बिटवीन ट्रू नॉट और मैग्नेटिक नॉट, ट्रू नॉट और मैग्नेटिक नॉट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सर्वे ट्री को कैसे एक पेड़ की तरह दिखाएंगे ऐसे करके, ठीक है। फिर ब्रिज को कैसे, ऐसे, ये देखो बीच में जगह है ना, तो ये हो गया ब्रिज। फिर चर्च को कैसे, ऐसे करके ऊपर में एक चर्च वाला सिंबल दे देंगे। फिर मस्जिद को ये देखिए मॉस्क बनाया हुआ है ना, कुछ इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। ये गुंबद लगा दीजिए और एक गुंबद और ऊपर में एक ये, तो ये हो गया मॉस्क, ठीक है, मस्जिद। नेक्स्ट क्या है, एक किसी इन्फेंट्री बटालियन हेडक्वार्टर को कैसे दिखाइएगा, एक डब्बा, क्रॉस और ऊपर में 2 लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ डू वी फाइंड आवर रिलेटिव हाइट्स, है ना, तो रिलेटिव हाइट्स को हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो रिलेटिव हाइट होता है ना, इसमें क्या होता है ना, देखिए कि किसी जगह की जो ऊंचाई होती है ना, किसी जगह की ऊंचाई जो होती है उसकी तुलना की जाती है किसके साथ, किसी अलग जगह की ऊंचाई के साथ उसको तुलना किया जाता है, समझ में आया। किसी जगह की ऊंचाई को किसी अन्य जगह की ऊंचाई के साथ तुलना किया जाता है, और रिलेटिव हाइट जो होता है उससे निकाला जाता है, समझ में आया, ठीक है। और वही जो रिलेटिव हाइट जो निकलता है उसको ब्रोकन लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है, मतलब किसी जमीन की ऊंचाई दूसरे जमीन की ऊंचाई के साथ कंपेयर किया जाता है और उसको ब्रोकन लाइन के साथ दिखाया जाता है ना, ठीक है। आगे उत्तर कितने प्रकार के होते हैं, तो ट्रू नॉट, मैग्नेटिक नॉट और ग्रीन नॉट, 3 तरह का। दूरी को जानने के 6 तरीके क्या क्या है, देखिए डिस्टेंस, जजिंग डिस्टेंस का 6 तरीका होता है, क्या क्या होता है, यूनिट मेजरमेंट मेथड, है ना, फिर अपीयरेंस मेथड,
फिर ब्रैकेटिंग मेथड, फिर सेक्शन एवरेज, फिर की रेंज और हाल्विंग मेथड। देखिए इस जजिंग डिस्टेंस पे मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख लो, पूरी इसकी डिटेल्स मैंने उस जजिंग डिस्टेंस वाली वीडियो में बना के आपको अपलोड कर रखा हूं। ठीक है, मैं वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए सेक्शन फॉर्मेशन, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। इस सेक्शन फॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, ये भी 6 टाइप के होते हैं, और इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। इसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लो। मैं खाली बता देता हूं, देखो सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन, स्फेयर हेड फॉर्मेशन और एक्सटेंडेड लाइन। ठीक है, इसका भी वीडियो आप देख लेना। ठीक है, फिर जमीन में विवरण के लिए प्रक्रिया क्या है, देखिए व्हाट इज द प्रोसीड्यूर फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राउंड। देखिए जमीन को अलग अलग 3 तरह के जमीन में बताया गया है। एक अग्र जमीन मतलब फोर ग्राउंड, जो कितने होते हैं 300 गज तक होती है। फिर एक मिडिल मध्य भूमि क्या होता है, मध्य भूमि क्या होता है 500 गज तक होती है। अग्र भूमि कितना 300 गज तक, मध्य भूमि 300 से 500 गज तक, और जो दूर स्थित भूमि होती है वो 500 गज से भी दूर वाले भूमि को, ये 3 तरह के भूमि होते हैं। ठीक है, अधिक दूरी का अनुमान कब होता है, देखिए अधिक दूरी का अनुमान कब होता है, जब जो सूर्य है वो आपके आंखों के सामने हो, जब आपको सनलाइट पूरी अच्छी तरीके से मिल नहीं रही होगी, जब आप किसी घाटी से दूरी का अनुमान लगा रहे हैं, है ना, या फिर जो ऑब्जर्वर है वो लाइंग पोजीशन में है ना, और जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसका साइज क्या है, छोटा है, उसका साइज छोटा है एज कंपेयर टू उसके सराउंडिंग जो वस्तु है वो बड़े बड़े हैं, है ना। और देखो इस पे भी मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बना रखा है कि कवर के बारे में, दूरी असल से ज़्यादा क्यों दिखाई देती है, कम दिखाई देती है क्यों, तो ये सब पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख लेना, पूरे डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, वह लुकिंग डाउनवर्ड फ्रॉम अपवर्ड, जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो। चलो आप इस वीडियो को पूरा मतलब इसका पूरा उस वीडियो में अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए जमीन का जो आपके पास मौजूदा जमीन है उसका सबसे अच्छा उपयोग करना क्या कहलाता है, फील्ड क्राफ्ट। ठीक है, फिर फोरग्राउंड कितने गज तक होती है, फोरग्राउंड अगर ग्राउंड जो अभी पढ़े थे 300 गज तक होती है। फिर देखिए जो दूर स्थित भूमि होती है वो कितना है 500 गज से दूर स्थित भूमि को दूर स्थित भूमि कहते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखिए जब आप हाथ से डिग्री मेजरमेंट करते हैं तो पूरा खुला हाथ कितना डिग्री देता है 19 डिग्री, पूरा खुला हाथ 19 डिग्री, और जब यही हाथ बंद हो जाता है तो ये कितना डिग्री होता है 8 डिग्री, ये 8 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज कितना है, तो 275 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 0.22 राइफल मैगजीन में भरने वाले अधिकतम राउंड कितने होते हैं, तो 5 राउंड। ठीक है, फिर 0.22 राइफल की आग की सामान्य दर, देखिए मतलब फायरिंग करने का जो नॉर्मल रेट है वो क्या है 5 राउंड पर मिनट। ठीक है, नंबर नेक्स्ट 5.56 mm इंसास राइफल में कौन कौन सा फायर होता है, एक रैपिड फायर होता है, एक ब्रस्ट फायर होता है। ठीक है, और SLR का मैक्सिमम रेंज कितना होता है, तो 300 यार्ड। ठीक है, ओके, नंबर नेक्स्ट हथियार निकालने और सफाई करने के लिए किसी भी 5 स्टोर का नाम लिखे, मतलब हथियार को सफाई करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, तो पुल थ्रू का जरूरत होता है, वायर गेज का जरूरत होता है, ऑयल का जरूरत होता है, फ्लेनेल का जरूरत होता है, फिर फ्लेनेल फॉर ऑयल का जरूरत होता है, फिर स्क्रू वॉक्स का जरूरत होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए 7.62 mm SLR के किसी 5 भाग के लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, ट्रिगर गार्ड, बट प्लेट, बोल्ट, मैगजीन, मजल, सेफ्टी केच, बैरल, फोर साइड टिप, बैक साइड यू कट, सीलिंग कड़ी, कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो 5। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखिए आज़ादी के बाद, है ना, रक्षा में कुछ प्रमुख ऑपरेशन का नाम लिखे, तो ऑपरेशन पोलो, ये ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था 1948 में, और कहां पर, हैदराबाद में। ऑपरेशन विजय 1961 ईस्वी में, गोवा दमन दीव में। ठीक है, फिर ऑपरेशन स्टिप लिचेस, ठीक है 1971 ईस्वी में। फिर अमलगमेशन ऑफ सिक्किम, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर ऑपरेशन मेघदूत, फिर ऑपरेशन राजीव। तो कोई सा भी ऑपरेशंस के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, ठीक है। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़गवासला में। भारतीय सेना अकादमी, इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में है। फिर नेक्स्ट, सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया। फर्स्ट टाइम इंडिया एक्सप्लोडेड न्यूक्लियर डिवाइस इन डैश एडी। देखिए अभी कल मदर्स डे के बाद हम लोगों ने एक डे सेलिब्रेट करते हैं, न्यूक्लियर डे। भारत का न्यूक्लियर डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। तो 11 तारीख को जो है वो 11 अप्रैल को है ना, 11 अप्रैल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर डैश द्वारा उपयोग किया गया था? तो गन पाउडर किसके द्वारा यूज किया था? मंगोल्स, मतलब जिसको मंगोल साम्राज्य जो थे ना, उनके द्वारा गन पाउडर यूज किया गया था, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखिए, 1971 भारत पाक के दौरान भारत का जो जनरल था वो कौन थे? जनरल सैम मानेकशॉ, ठीक है। भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है अभी? देखिए अभी तो कुछ दिन पहले थे जनरल बिपिन रावत, अभी जनरल बिपिन रावत चेंज होके क्या हो गए हैं? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ध्यान रखिएगा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता, ठीक है। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस को समझाना है। देखिए तो सबसे पहला जो सेंडर है, मतलब जो मैसेज को क्रिएट करता है, वो सेंडर मैसेज को क्रिएट करता है ना, और इनकोडिंग करता है। इनकोडिंग मतलब कुछ स्पेशल, कुछ सीक्रेट वर्ड्स उसमें यूज करता है ताकि हर कोई उसको समझ में नहीं सके, ठीक है। फिर वही मैसेज चैनल के माध्यम से किसके पास पहुंचा? रिसीवर के पास पहुंचा। रिसीवर उसको डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग मतलब इजी वे में जो मैसेज वर्ड था, जो कोड वर्ड था, उसको तोड़ के समझेगा, और समझने के बाद उसी मैसेज का पूरा फीडबैक किसको देगा? फिर सेंडर के पास पहुंचा देगा। तो ये था पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हमारी मेहनत के लिए एक छोटी सी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।